गलत लगा दीजिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कुंदन जी और यहाँ मौजूद मेरे वरिष्ठ जनों और साथियों, मैं सबसे पहले आज मैं काफ़ी दिनों बाद में ऐसा हुआ है कि शायद मंच से मैं बोल रहा हूँ। आज हमारे बीच में बहुत सारे हमारे वरिष्ठ साथी जो हमेशा हमेशा मार्गदर्शन भी देते थे, जिनके हौसला हमें मिलता था, जिनके साथ का, तो मैं ज्ञान रंजन, श्याम सुंदर मिश्र, रामशंकर मिश्र, बसंत काशीकर, सीताराम सोनी, अरुण पांडे और भी कुछ लोग शायद नाम छूट गए हों जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, तो मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत इनको याद करते हुए करता हूँ। देखिए, जबलपुर से, जैसे मैं जबलपुर का अर्ध नागरिक हूँ, मेरा भाई यहाँ रहता है और मैं हमेशा से आता जाता रहा हूँ। जबलपुर दोस्तों का शहर भी है और वरिष्ठों का शहर भी है, और मैं अभी भी देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं जो मेरी आलोचना का कोई भी मतलब मौका नहीं छोड़ते हैं, और ऐसे वरिष्ठ भी हैं जिनको इतना अधिकार है कि वो कान पकड़ के कुछ बोल सकते हैं कि तुमने ऐसा क्यों बोला। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए जबलपुर में जब भी मैं बोलता हूँ तो अटपटा तो रहता है, लेकिन मैं इसलिए एक व्याख्यान न कहकर इसको अपनी तरफ से रखी हुई कोई एक बातचीत ही कहूँगा। और जैसे सत्यम ने भी कहा कि इसके बाद अगर मैं कोशिश ये करूँगा कि अपनी बात को मैं 30-35 मिनट के भीतर समेट सकूं, ताकि कुछ संवाद भी हो सके। साहित्य, लोकतंत्र और साहित्य, परसाई जी का पूरा लेखन ही लोकतांत्रिक मूल्यों का लेखन है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समाज में सुदृढ़ करने के लिए और लोकतंत्र को जो विसंगतियां, जो कुरीतियां, जो रूढ़ियां, जो अंधविश्वास या जो उन्माद, नफरत, जो लोकतंत्र में घुन की तरह जितनी भी चीजें लगती हैं, उनके प्रतिकार का साहित्य है। लेकिन दो बातें जिससे मैं बात शुरू करना चाहता हूं, अभी एक पॉपुलिज्म जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, लोक लुभावनवाद, पॉपुलिज्म की बहुत बात होती है, और राष्ट्रवाद का जैसे कुत्सित रूप आज हमारे सामने है उसकी भी बहुत बात होती है। परसाई जी ने बहुत पहले, आज से मेरे ख्याल से करीब 30-32 साल पहले, आवारा भीड़ के खतरे, उस समय भारत के समाज विज्ञान में पॉपुलिज्म पे शोध भी शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ समाज विज्ञान की आदत है कि पहले विदेशों से कुछ एक टॉपिक आ जाता है तो फिर हम लोग उसको लेते हैं। लेकिन परसाई जी की जो दूरदृष्टि है, उनकी जो राजनीतिक पकड़ है, जो गहरी पैठ है, भारतीय समाज में गहरी पैठ उनकी जो है, और लोकतंत्र के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, उसके कारण वो आवारा भीड़ में खतरे। और आज की लोकतांत्रिक राजनीति का अगर सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ इसके पहले जन शिक्षण, परसाई का जन शिक्षण पे बात हुई है। दूसरा उनका था एक हीनता का अति राष्ट्रवाद। और आज तो हम परसाई जी की बहुत सारी रचनाओं को पढ़ते हैं तो जैसा लगता है कि आज परसाई जी इतने साल पहले हमारे बीच में नहीं रहे, ऐसा नहीं लगता, आज मौजूद हैं ऐसा लगता है। तो लोकतंत्र और साहित्य, इस पर बातचीत क्यों? इस पर बातचीत इसलिए कि लोकतंत्र आज सिर्फ हमारे देश में नहीं, सारी दुनिया में जिसको लोकतंत्र पे जोखिम या लोकतंत्र का पर खतरा, तो मुझे रघुवीर सहाय की वो एक कविता है, लोकतंत्र का अंतिम क्षण है, कहकर आप हंसे, आप बहुत सारे लोगों को वो याद भी होगी। लेकिन उन्होंने तो एक भारत में जो एक कुछ समय के लिए लोकतंत्र अवरुद्ध होने की कोशिश हुई थी, और आज जो कोशिशें हो रही हैं उसकी अगर हम तुलना करें तो वो एक उस समय बहुत बड़ी कोशिश दिखाई देती थी, लेकिन आज तो वो बहुत छोटी कोशिश थी।
तुलनात्मक रूप से। उस समय वो लोकतंत्र का अंतिम क्षण है, लेकिन आज तो सिर्फ एक देश में नहीं, दुनिया के ज्यादातर देशों में लोकतंत्र का अंतिम क्षण है कहकर आप हंसे, एक अट्टहास हो रहा है। उस स्थिति में लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र को बिल्कुल एक औपचारिक चुनाव होता है, हालांकि चुनाव में भी जो है वो किस तरीके से होता है हमको मालूम है, लेकिन एक पहले ये था कि पुराना तानाशाह चाहता था कि चुनाव भी बंद करा दें, नया तानाशाह चाहता है कि चुनाव का स्वांग जो है वो होता रहे और चुनाव जो है वो बिल्कुल एक औपचारिक निरर्थक चीज बनकर रह जाए। लेकिन उस तानाशाह की नई इच्छा यह है कि उसको चुना हुआ माना जाए, और सारी दुनिया में जो चुनाव हैं उसको जिस तरीके से रिगिंग, और पहले जो हम बिहार में चुनाव की जो बात परसाई जी ने की थी वो बहुत छोटी हो गई, बहुत छोटी बात हो गई है कि वो बूथ कैप्चरिंग। अभी तो बूथ कैप्चरिंग की बात नहीं है, मशीन कैप्चरिंग, इलेक्टोरल रोल कैप्चरिंग है ना, माइंड कैप्चरिंग। अभी जो कैप्चरिंग जो है वो बहुत अगले स्तर पर पहुंच गई। और आज लोकतंत्र को जो खतरा है, साहित्य और लोकतंत्र पे बात करने का एक, जैसे कि अभी तरुण ने कहा कि लोकतंत्र का एक भावनात्मक पक्ष होता है। वो भावनात्मक पक्ष ये होता है कि राजनीति हमेशा, हम लोग बहुत ज्यादा तर्क को और उसको हम जगह देते हैं, कारणों को, लेकिन राजनीति भावनाओं से चलती है। कभी उम्मीद जागती है तो बहुत बड़ा एक भावनात्मक लामबंदी होती है, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि जंतर मंतर से कुछ हुआ नहीं लेकिन एक उम्मीद जाग गई, है ना। तो उम्मीद एक भावना है, घृणा एक भावना है, प्रेम एक भावना है, साथीपन एक भावना है। आज हम देखते हैं कि आज के लोकतंत्र में एक एक्सपर्टाइज जो है सारी दुनिया में, कि पहले टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, रील भी नहीं थी, कि कैसे भावनाओं का मैनिपुलेशन किया जाए और नकारात्मक भावनाओं के जरिए, डर के जरिए, जिसमें एक समुदाय दूसरे समुदाय से डरे, एक समुदाय दूसरे समुदाय से नफरत करे, एक समुदाय दूसरे समुदाय से एक, इसको जुगुप्सा का भाव कहते हैं, है ना, कि वो उसको लगे कि ये तो है, क्यों है ये। इस तरह की जो भावनाओं का जो मैनिपुलेशन है, लेकिन वही हम देखते हैं कि साहित्य भावनाओं का उदात्तीकरण करता है। तो इसलिए आज की जो लोकतंत्र को खत्म करने वाली राजनीति है, साहित्य और संस्कृति बिल्कुल ऐन उसके प्रतिपक्ष में खड़े हुए हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो लोकतांत्रिक लामबंदी का काम है, जो कि सड़क पर होगा, जो कि लोगों के बीच में जाकर होगा, जो कि विचारों के जरिए होगा, जो कि सिद्धांतों के जरिए होगा, उसकी जगह साहित्य और संस्कृति की लामबंदी ले लेगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन एक साहित्य और संस्कृति का जन शिक्षण में बहुत बड़ी, ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जब हमारे देश में संकट आया तो तरह तरीके से हम रिस्पॉन्ड उसको कर रहे हैं। एक तो ये हुआ है कि हमने ये पाया कि संविधान का हमने शिक्षण नहीं किया, तो उसमें एक छोटी सी बात ये लगती है कि अभी आज 23 अगस्त है, 15 अगस्त अभी हाल में ही गया है। 15 अगस्त को हमको आज़ादी मिली, लेकिन हमको आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से मिली ये आधी बात, औपनिवेशिक शासन से मिली ये आधी बात, और ये आधी बात बहुत बढ़ चढ़ के दोहराई जाती है। दूसरी इतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको आज़ादी राजा रजवाड़ों से भी मिली, बादशाहों से भी मिली, हमको आज़ादी सामंतवाद से भी मिली, हमको राजशाही, जिसको मोनार्की या राजशाही कहा जाता है, उससे भी मिली। इस दूसरी बात को हम बहुत ज्यादा जोर देकर नहीं कह पाते, क्योंकि उसका कारण भी था, कारण भी है कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए और 1950 में जब हम बाकायदा एक गणतंत्र, एक संविधान, हमारा आइन जब हमने अपना लिया, हम भारत के लोगों ने, उसके बाद में
जो देश था, वो देश तो रूढ़ियों से, जो परसाई जी जिस समाज को चित्रित कर रहे थे, वो देश था, वो समाज था। तो उस समय संविधान को हमारा एक जन शिक्षण, यानी संविधान के जरिए हमको एक नई जनता तैयार कर दी, और संविधान एक हमारा बहुत बड़ा जन शिक्षण का कार्यक्रम होना चाहिए था, जो कि कार्यक्रम नहीं हो पाया। निश्चित रूप से उसमें आज वामपंथी और उदारवादी जो पक्ष हैं, उनको ही आत्मालोचना करनी चाहिए। जैसे जिसको हम लोग कहते हैं ना, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेना। मैं उसका टेकन फॉर ग्रांटेड एक शब्द है अंग्रेजी का, उसका हिंदी में मुझे कोई अच्छा अनुवाद नहीं मिला आज तक, तो मैं उसका, लेकिन जबलपुर में ये चल जाएगा मुझे मालूम है, यहाँ व्यंग की बुरा नहीं माना जाता। किसी चीज को अपने बाप का माल समझ लेना, ये तो है ही, ये कहाँ जाएगा, ये तो पड़ा हुआ है। तो वो संविधान के साथ में भी जो हुआ, तो आज ये इसलिए मैं कुछ चिंताएं आप लोगों के सामने साहित्य और लोकतंत्र को। सबसे पहली बात तो है कि बात ये हुई कि लोकतंत्र क्या है और इस पे आने वाले खतरों को हम कैसे समझें। आज उसके पहले मैं थोड़ी एक ताजी बात करना चाहता हूं। जब पहले न्याय शब्द आता था, सामाजिक न्याय शब्द आता था, तो ऐसा माना जाता था कि महिलाओं को चाहिए, है ना, दलितों को चाहिए, मजदूरों को चाहिए, शोषितों को चाहिए। लेकिन आज अगर हम देखें तो न्याय हर किसी को चाहिए। अमेरिका के श्वेत को भी चाहिए, सवर्ण को भी चाहिए, पुरुष को भी चाहिए, हर किसी को न्याय चाहिए। ये एक सकारात्मक बात भी हो सकती है कि हर कोई ये महसूस कर रहा है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, हर कोई महसूस कर रहा है कि उसका अपमान हो रहा है या उसका हिस्सा छीना जा रहा है। लेकिन न्याय तो हर कोई मांग रहा है, लेकिन ये बैठकर समझने के लिए और बातचीत करने के लिए अभी भी लोग तैयार नहीं हैं कि कैसे आखिर एक न्यायपूर्ण समाज बनाया जाए। उस न्यायपूर्ण समाज का मतलब क्या होगा, लोकतंत्र का मतलब क्या होगा। जब हम न्याय कहते हैं तो कोई भी न्याय, कोई भी चाहे न्याय मांग रहा हो, उसके दो खंबे होंगे। एक खंबा है करुणा और दूसरा खंबा है विवेक। अगर करुणा और विवेक समाज में नहीं है तो किसी के साथ न्याय नहीं हो सकता, और सब लोग न्याय मांगेंगे, और न्याय मांगते हुए अंततः वो आपस में लड़ेंगे। तो मैं शुरुआत में भारत की जो स्थिति है, बहुत सारे इंडेक्स हैं, मैं सिर्फ आपके सामने एक इंडेक्स की बात कर रहा हूं। एक वेराइटी ऑफ डेमोक्रेसी नाम का स्वीडन का इंडेक्स है, जो सबसे ज्यादा दुनिया में चर्चित होता है। उसमें सिर्फ चुनाव को इंडिकेटर नहीं माना जाता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिक अधिकार, समाज का सौहार्द, भाईचारा, और आज बहनापा भी हम उसको कह सकते हैं। उसमें भारत अब लुढ़कते लुढ़कते 105वें नंबर पे आ गया है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे समाज में ऐसी कोई बहुत बड़ी खलबली नहीं है, क्योंकि हम लोगों की आदत है कि हम दुनिया से तुलना नहीं करते, सिर्फ पाकिस्तान से करते हैं। पाकिस्तान 117वें नंबर पे है, तो हमारी अभी भी खुशी, अगर हम 117वें नंबर पे चला जाए और पाकिस्तान 130वें पे आ जाए तो भी हम खुश रहेंगे। तो लोकतंत्र की जो स्थिति है हमारे यहाँ, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप गोदी मीडिया के बारे में, जैसा मीडिया एक लोकतंत्र को चाहिए, स्वतंत्र मीडिया, वो मीडिया नहीं है। जैसी स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं चाहिए, जांच एजेंसियां चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी से हुआ, ये काफी इरोजन तो लंबे समय से हुआ, लेकिन एक बहुत ज्यादा इरोजन अभी हुआ। इस स्थिति में हम कैसे समझें कि क्या लोकतंत्र की किस बात से खतरा है। भारत में अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि राजेंद्र थोड़ा बाहर जाइए। यहाँ हम लोग ये कहते हैं कि भारत में शिक्षा की कमी है, आधुनिकता की कमी है, सेकुलरवाद भी उतना मजबूत नहीं है, लोग अंधविश्वासी हैं, इसलिए यहाँ लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन अमेरिका में तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, हंगरी में बहुत ज़्यादा थी, यूरोप में, ग्रीस के बहुत सारे देशों में ये बहुत ज़्यादा थी, है ना। वहाँ हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि वहाँ विज्ञान नहीं है या सेकुलरिज्म नहीं है।
तो सवाल उठता है कि कोई दुनिया में इस समय एक गहरी उथल पुथल चल रही है। तो यहां पर मैं देखिए, जब आर्थिक प्रणाली के रूप में पूंजीवाद आया, उसी समय राजनीतिक प्रणाली के रूप में लोकतंत्र बनना चालू हुआ। लेकिन पूंजीवाद तो 16वीं-17वीं शताब्दी में ही जमने लगा था। उदारवाद उसके बाद आया और लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है बनने की, वो 1920 तक चली। ज्यादातर जो लोकतांत्रिक देश जिनको आज हम कहते हैं, उसमें सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। जैसे महिलाओं को बहुत सारे देशों में वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये जो लंबी प्रक्रिया है, और इसमें सिर्फ ये नहीं था, पूंजीवाद ने सामंतवाद को बेदखल करके एक वस्तुगत स्थिति, एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया था कि अब लोकतंत्र यहां पर कायम हो सकता है। क्योंकि पहले जो जमींदार के प्रति वफादारी का मामला था, अब ये होता है कि मजदूर भी स्वतंत्र है और उसका मालिक भी स्वतंत्र है। वो उसको निकाल सकता है, वो चाहे तो इस मालिक को छोड़ के दूसरे मालिक के उसमें जा सकता है। तो वहां से जो शुरुआत होती है, लेकिन लोकतंत्र के वास्तविक लोकतंत्र बनने में, यानी यहां पर मैं हमेशा से आर्थिक पूंजीवाद और राजनीतिक लोकतंत्र का झगड़ा जो है वो शुरू से रहा है। और आज जिनको हम लोकतांत्रिक अधिकार कहते हैं या नागरिक अधिकार कहते हैं, जिसमें ट्रेड यूनियन अधिकार भी शामिल हैं, वो श्रमिकों के इकट्ठा होने के अधिकार शामिल हैं, सामाजिक सुरक्षा के अधिकार शामिल हैं, वो बहुत सारे अधिकार जन संघर्षों की बदौलत मिले हैं। पूंजीवाद की उसमें कितने तोहफे के रूप में नहीं दिया है, वो लगातार संघर्षों के रूप में मिले। और आज लेकिन दूसरा इतिहास और साहित्य, मतलब ये बहुत गनीमत की बात है कि ये दो चीजें जो हैं सिद्धांतों से डिक्टेट नहीं होती। सिद्धांत इनका रास्ता तय नहीं कर सकते। रचनाशीलता, ये तो परसाई जी लिख गए हैं कि रचनाशीलता जो है उसको सिद्धांतकार जो है, वो जो बिलासपुर का 1985 के सम्मेलन में उनका जो वक्तव्य था, सिद्धांत जो है वो इतिहास को, रचनाशीलता को, जब उसमें नई बातें आ जाती हैं तो वो उसको समझने की कोशिश करता है। तो आज अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये बात सही है कि दो तरह की व्यवस्थाएं हमारे सामने थी। एक समाजवाद था, यानी जिसको हम ये कह सकते हैं कि बराबरी और आजादी, नागरिक स्वतंत्रता। एक जगह था कि समानता है लेकिन नागरिक आजादी नहीं है। दूसरी जगह था कि नागरिक आजादी है, आप कुछ भी बोल दिए, कुछ भी कर लिए, लेकिन समानता नहीं है। ये जो धरे बने, हालांकि मार्क्स का और का कहना था कि पूंजीवादी जनतंत्र से हम समाजवादी जनतंत्र की तरफ, मोटे तौर पर हम लोग, क्योंकि ये जो फीचर हैं समाज पूंजीवाद के, कि पूंजीवाद में राजनीतिक स्तर पे तो लोकतंत्र है लेकिन आर्थिक स्तर पर लोकतंत्र नहीं है। जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एक बुनियादी टकराव था। लोकतंत्र हम सबको मालूम है कि एक व्यक्ति और एक वोट, इस पर टिका हुआ है। एक व्यक्ति का एक ही वोट होगा, और उस मामले में एक क्रांतिकारी सिद्धांत था जिसने सामंतवाद को और रूढ़िवाद को, तमाम किस्म के भेदभाव के जो थे उनको एकदम चुनौती दी और अवसरों की औपचारिक समानता को स्थापित किया। लेकिन पूंजीवाद फिर एक बात यह भी कहता है, जिसको आप एक व्यक्ति एक वोट की जगह आप व्यक्ति की जगह शेयर कर दें या रुपया कर दें, तो एक शेयर और एक वोट जो है, तो जिसके पास शेयर होंगे उसके पास वोट ज्यादा होंगे, यानी उसकी ताकत ज्यादा होगी। तो ये जो पूंजीवाद और लोकतंत्र का टकराव है, इसमें 1929 की महामंदी के बाद हम सभी लोग जानते हैं कि दुनिया भर में दो बड़े जो दूसरा विश्व युद्ध था, जिसमें फांसीवाद आता है, उसके बाद में फांसीवाद पराजित होता है और सोवियत संघ जो है तब तक अपने नागरिक स्वतंत्रता को छोड़कर बहुत सारी चीजों को देने का, तो एक उन सारे दबावों के बाद एक कीन्स नाम के अर्थशास्त्री आते हैं जो कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं कि राज्य को अब कल्याणकारी जो है रूप से
काम करना पड़ेगा और एक कल्याणकारी पूंजीवाद का, एक जिसको आप लोकतांत्रिक पूंजीवाद का दौर कह सकते हैं, 1970 तक जाके ये बात खत्म होने लगती है। 1970 में, जिसको हम लोग आज नव उदारवाद कहते हैं, यानी जो सरकारी जो कि राज्य की जिम्मेवारी है और कुछ चीजें सरकारी अधिपत्य में होंगी। फिर नव उदारवाद के समय हम देखते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, दूसरी बहुत सारी बातें, और लगातार इस तरह के नारे आने लगते हैं कि कोई फ्री लंच नहीं है, और निजीकरण, और जिसको फिर एक नाम दिया गया भूमंडलीकरण। हालांकि वो भूमंडलीकरण नहीं था, वो भूमंडीकरण था। शब्दों के हेरफेर से भी उसको समझा जा सकता है। लेकिन आज की हालत आप देखिए कि जो लोग कह रहे थे कि भूमंडलीकरण को मानना पड़ेगा, उस पर दस्तखत करने पड़ेंगे, विकासशील देशों को भी मानना पड़ेगा कि आप कोई सीमा शुल्क नहीं लगा सकते, संरक्षण नहीं कर सकते, और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। आज अमेरिका भूमंडलीकरण के खिलाफ में जो सबसे ज्यादा है वो अमेरिका है। तो यहां पर मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बीच में पूंजीवाद का जो संकट है, और पूंजीवाद का जो संकट है उसको मैं सिर्फ, उसके बहुत तरीके के बानगियां हो सकती है, मैं सिर्फ एक उस पर चर्चा करूंगा कि हम जानते हैं कि पूंजीवाद अपने संकट को, उसको जब मुनाफा ज्यादा कमाना होता है, मुनाफा जब उसका कम होता है, तो वो टेक्नोलॉजी के जरिए वो लोगों को विस्थापित करता है, काम से बेदखल करता है। आज एआई तो अभी एक नया है, लेकिन एआई के पहले भी ये बहुत, लेकिन पूंजीवाद की विडंबना जो है, जिसके कारण एआई से भी हमको, अगर लोग ये कहते हैं कि एआई हो जाएगा, मशीन का राज्य हो जाएगा, लेकिन मशीनें भी आदमी को मरने नहीं देंगी, उसको जिंदा रखेंगी। अगर मशीनों का राज आ भी गया मान लो, क्यों? क्योंकि मशीनें खरीदार नहीं होती, क्योंकि मशीनें मनुष्य नहीं होती, उनकी इच्छाएं भी नहीं होती, उनकी कामनाएं भी नहीं होती, है ना। वो चाहे कितने भी इंटेलिजेंट मशीन हो। अब जब बेरोजगारी, बेदखल काम जब विस्थापित होता है, तो दूसरी बात यह है कि एक तो लोगों को काम से बेदखल करके, दूसरा असमानता, असमानता जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है उतनी ज्यादा लोगों की खरीदने की ताकत कम होती जाती है, जिसको परचेजिंग कैपेसिटी कहते हैं। आज विश्व असमानता की जो है, मैं दो ही सिर्फ आंकड़े आपके सामने बताना चाहूंगा कि दुनिया की सबसे अमीर 10% आबादी के पास दुनिया का लगभग 75% हिस्सा है, और भारत के सबसे अमीर 10% लोगों के पास 58% है, और सिर्फ 1% के पास भारत में 40% है, और दुनिया में 1% के पास 37% है। तो ये जो पूंजी का संकेंद्रण हो रहा है, ये स्वयं पूंजीवाद को अस्थिर कर देता है, डावाडोल कर देता है। उस डावाडोल, उस भंवर से निकलने के लिए, महामंदी के भंवर से निकलने के लिए पूंजीवाद लगातार हाथ पांव मारता है। वो जिसको कि हम कह सकते हैं कि कभी वो मुद्रास्फीति, नोट छापकर वो करता है, फिर एक नोट छापने के बाद में आया कर्ज देकर। 2008 की जो महामंदी थी, आप लोगों को याद होगा, सब प्राइम क्राइसिस कहते थे कि भाई घर खरीदना है, कर्ज ले लो। फिर उस कर्ज के नाम पर भी उसको मॉर्टगेज कर दिया। तो वो कर्ज से भी जो खरीदारी का जो बबल बनता है कि अब लोग खरीद रहे हैं, अब लोग खरीद रहे हैं, वो बबल, वो बुलबुला फिर फूट जाता है। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि पूंजीवाद का जो अब नया संकट है, ये सारे संकटों से बिल्कुल अलग है, ये अभूतपूर्व है। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक थिंकर ने, आप लोग यहां पर काफी जानते होंगे, वारूफिकास जो ग्रीस के मंत्री भी थे, उन्होंने तो बाकायदा घोषणा की है कि पूंजीवाद जो है, जैसे सामंतवाद 15वीं 16वीं सदी में ही मर गया था, लेकिन हमको जिंदा दिखाई देता था 19वीं सदी तक, उसके सारे फीचर खत्म नहीं हुए थे, लेकिन वो एक उत्पादन पद्धति के रूप में हार गया था। आज पूंजीवाद के बारे में उनका एक बहुत ही दिलचस्प कहना है कि अब पूंजीवाद की जगह धीरे धीरे टेक्नो सामंतवाद
उसकी जगह लेते जा रहा है। हम जानते हैं पुराने जमींदार होते थे, पुराने जमींदारों के पास बहुत ज़मीनें होती थी, वो ज़मीन को लगान पे दे देते थे, किराए पे देते थे और गैर उत्पादक रूप से उनके पास में पैसा आता था। आज अमेजन क्या है? अमेजन क्या चीज़ बनाता है? अमेजन कुछ नहीं बनाता, वो एक क्लाउड बेचता है। ये जो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी जिसको कहते हैं, उबेर फलाना ठिकाना, ये क्या चलाते हैं? ये क्या कुछ टैक्सी चलाते हैं? ये कुछ नहीं चलाते है ना। इनके डायरेक्ट कोई मजदूर नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है। और प्लेटफॉर्म के जैसे जमीन को पहले दिया जाता था कि भाई ये किराए पर, उसी तरीके से आज क्लाउड को किराए पे दिया जाता है। और एआई का जो पूरा खेल है, सबसे ज्यादा मुनाफा आज जो है, क्योंकि पूंजीवाद जो है मुनाफा कमाने के लिए लगातार उसकी टेक्नोलॉजी उसको चाहिए और नई नई किस्म की टेक्नोलॉजी चाहिए। आज जो ये क्लाउड कैपिटलिज्म जिसको आप कह सकते हैं, क्लाउड पूंजीवाद कह सकते हैं, प्लेटफॉर्म पूंजीवाद कह सकते हैं, एक और नया नाम आया है निगरानी पूंजीवाद। निगरानी पूंजीवाद ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया कि अब आपको मजदूर रखने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं स्फूर्त रूप से हमारे लिए काम करेंगे। लोग खुश हैं कि YouTube में डालो तो पैसा भी मिल रहा है, लेकिन YouTube जो है आपसे पैसा कमा रहा है, आपको थोड़ा हिस्सा दे रहा है, लेकिन आपकी ये औकात भी नहीं है पूछने की कि भाई आपको कितना मिल रहा है और आप मुझे कितना दे रहे हो। श्रमिक आंदोलन तो पूछ रहा था ना गिरबान पकड़कर, जबलपुर तो श्रमिक आंदोलनों का शहर रहा है ना। पूरा ट्रेड यूनियन मूवमेंट उस बात पे आधारित था कि भाई आप करो, बातचीत करो, हड़ताल होगी, आपको आना पड़ेगा और हम पूछेंगे कि आप कितना है और हमारी। लेकिन आज जो है जिसको ये कह सकते हैं कि लोगों की क्रिएटिविटी, लोगों की रचनात्मकता पर एक परजीवी किस्म का पूंजीवाद फल फूल रहा है। दूसरी बात यह है कि पहले तो यह होता था कि विज्ञापन मीडिया में आते थे, अब वो जो है मीडिया विज्ञापन जो है, लोगों का पूरा जो डाटा है, जिसको डाटा पूंजीवाद भी कहते हैं, हर आदमी की निगरानी हो रही है और हर एक आदमी से ज्यादा एल्गोरिदम जानता है। बहुत सारे लोगों ने, अभी मैंने देखा फेसबुक पे, उन्होंने लिखा कि मैंने तो ये बात कहीं बोली भी नहीं थी, है ना, क्या कोई कैमरा लगा हुआ है, क्या है, कैसे पता चल गया, मुझे फलानी चीज के विज्ञापन आने लगे। ये बहुत प्रेडिक्शन है। जैसे हम जो भी चीज समझते हैं, जो भी चीज हम पढ़ते हैं, ये हमारी दीर्घकालीन स्मृति में चली जाती है और उस दीर्घकालीन स्मृति के आधार पर हम फैसला लेते हैं कि यार ये करना है कि वो करना है। फिर हमारी कुछ प्रेफरेंसेस बन जाते हैं, हमारी पसंद और नापसंद बन जाती है, फिर कुछ हमारी जरूरतें तय हो जाती हैं। उसके आधार पर हम कोई भी चीज खरीदना हो, कोई भी चीज पढ़ना हो, कहीं भी हमें घूमने जाना हो, उस आधार पर फैसला करते हैं। वो सब एआई को और इंटरनेट को या एल्गोरिदम कंपनियों को मालूम है, वो प्रिडिक्ट कर सकती हैं। उनके पास डाटा की इतनी ज्यादा पावर है, आपका जो है इतना ज्यादा डाटा जो है। और अभी भी हम लोग ये समझते हैं कि एआई तो एक टूल है। एआई टूल नहीं है। टूल तो वो होता था, पेन और कैलकुलेटर का तो आप टूल बोल सकते हैं। एआई तो एक भारी भरकम मशीन है। उसका एक छोटा सा हिस्सा मोबाइल में या लैपटॉप में हमको लगता है कि वाह मेरे लैपटॉप में, मोबाइल में आ गया, लेकिन वो कोई भी चीज उसमें आती है, उसके पीछे कितनी भीमकाय मशीनें समुद्र में और ऑप्टिक केबल बिछे हुए हैं। और उसको कौन बिछा सकता है? उसको सिर्फ कॉर्पोरेट बिछा सकता है या कोई गवर्नमेंट बिछा सकती है। तो ये जो पूरी नव उदारवाद की स्थिति, और अब उससे नव उदारवाद से भी आगे, नव उदारवाद तब तक था जब तक भूमंडलीकरण का नारा चल रहा था। अब नव उदारवाद के आगे भी, जिसको वित्तीय अल्पतंत्र या फाइनेंशियल ओलिगार्की कहा जाता है, यानी बहुत ही चंद लोगों के कुलीन तंत्र भी उसको कहा जा सकता है। यानी अब जो है राज्य सारे पूंजीपतियों के का रखवाला नहीं है ना। वो जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते थे, यार पूंजीवाद, तो सरकार अब सबकी यार नहीं है, कुछ लोगों की यार है। और बाकी जो छोटा पूंजीपति है, व्यापारी की तो बात ही छोड़ दो, वो भाड़ में जाए। क्योंकि तो वो जो चीजें हुई, जो सांठगांठ हुई, उस पर हुआ, कल्याणकारी राज्य उससे खत्म हुआ,
पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी चीजें निजीकरण में चली गई। और नागरिक जो था, मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा, नागरिक जो है वो पहले उपभोक्ता में बदला, और उसके बाद अब उसके लिए एक नया शब्द आ गया है लाभार्थी, है ना। और लाभार्थी का बैंक में डायरेक्ट पैसा चला जाता है, उस बेचारे लाभार्थी को मालूम ही नहीं है, बोलता है अच्छा 2000 मिल गए, 5000 मिल गए, कितनी अच्छी बात है। उसको मालूम ही नहीं है कि ये तो सारा माल तुम्हारा है। ये जो माइनिंग से जो अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं, जो ये सांठ गांठ से, यार पूंजीवाद से जो अरबों रुपए का वारा न्यारा हो रहा है, उसमें तो आज स्थिति यह है, कोई अर्थशास्त्री बता देगा 2 मिनट में कि सारे भारत में सारे स्कूल जो है सरकारी, सबको मुफ्त शिक्षा मिल जाएगी, सबको एक क्लास जो है वो सबको स्वास्थ्य मिल जाएगा। इतना जनता का पैसा, लेकिन जो है वो एक लाभार्थी शब्द। तो ये नव उदारवाद से भी जो आगे का जो हिस्सा जो चला गया। अब देखिए कि ये जो वित्तीय अल्पतंत्र है ये क्या करता है। उसके पहले मैं एक सवाल जो है, छोटा सा सवाल उठाना चाहता हूं कि लोकतंत्र का भविष्य क्या है। और मैं कोई बहुत आशावाद आपके भीतर नहीं जगाना चाहता, हालांकि हमको आशा रखना चाहिए, आशा हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए लामबंदी के लिए और लड़ने के लिए। लेकिन लोकतंत्र का भविष्य ये तय होगा, क्योंकि आप ये देखिए, हम लोग भारत के पड़ोस में चीन है। पहले पूंजीवाद ये कहता था कि वो डिलीवरी कर रहा है, वो विकास की गारंटी कर रहा है, टेक्नोलॉजी उसकी, और सोवियत यूनियन जो है उससे पिछड़ा और पूरी दौड़ से बाहर हुआ, वो उसी कारण हुआ। लेकिन आज चीन जो है जितनी तेजी के साथ में उसने विकास, टेक्नोलॉजी का विकास और अपनी विश्वविद्यालयों का विकास कर लिया, लेकिन चीन में एक, जिसको आप ये कह सकते हैं कि विनियमित, रेगुलेटेड किस्म की डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी क्या है, वो कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी से सीखा। कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी और चीन की डेमोक्रेसी एक ही है। वो डेमोक्रेसी है फीडबैक मैकेनिज्म। आप कोई भी चीज खरीदते हैं, खुश हो जाते हैं, यार फीडबैक दे रहा है, कितना ओपन सिस्टम है, कितना खुला हुआ सिस्टम है। आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, वो फीडबैक है, आपको अपना भी फीडबैक देखना है, अपने साथी का भी फीडबैक देखना है। वो बीच बीच में ऐसा भी करेगा कि भाई मैं बॉस हूं, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं, वो आपसे भी फीडबैक मांगेगा। तो ये फीडबैक मांगा जाता है पूरे तंत्र को कुशल और दक्ष बनाने के लिए। वो चीन ने सीख लिया। चीन के पास ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारे फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं, चूंकि, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहां पर नहीं है, इसलिए वो कई बार फीडबैक मैकेनिज्म काम करना बंद कर देते हैं। उसके बाद में फिर कुछ लोगों के वहां बलिदान हो जाता है, कुछ लोगों को अचानक हटा दिया जाता है, कुछ लोग अचानक गायब हो जाते हैं। लेकिन अब सवाल, चीन का सवाल यह है कि अगर आपको एक ऐसा सिस्टम दिया जा रहा है जो फीडबैक मैकेनिज्म पे काम है, लेकिन वो आपकी सारी चीजें हैं, आपके रोजगार है, आपकी जो आर्थिक संपन्नता है ना, जिसमें मनोरंजन भी शामिल है, जिसमें किताबें खरीदना भी शामिल है, वो आपको सब मिल रहा है, तो फिर आप लोकतंत्र की हाय हाय क्यों मचा रहे हैं। ये बात इसलिए है कि एक तरफ चीन का मॉडल है, दूसरी तरफ पूंजीवाद जो है, अब उसमें लोकतंत्र, जब ओलिगार्की, जो कुलीन तंत्र जो आ गया, अब लोकतंत्र या तो पूंजीवाद भी खत्म होगा या वो तब शायद लोकतंत्र आएगा। इस तरह की असमानता, पूंजी के संकेंद्रण के साथ में लोकतंत्र बहुत लंबे समय तक चल नहीं सकता। इसलिए पूंजीवाद के पास एक बहुत बड़ा अच्छा हथियार आया है। वो हथियार ये है कि लोगों में आर्थिक असंतोष है, तो एक बहुसंख्यकवाद नाम के एक चीज ने वो किया, और उसमें फार्मूला ये है कि एक आहत भावनाएं, यहां पर वो आहत भावनाएं हिंदुओं की हो सकती हैं, बांग्लादेश में वो जहां भी बहुसंख्या, निशाना बहुसंख्या होता है, बांग्लादेश में वो मुसलमानों को और उसमें की आहत भावनाएं भड़का दी जाएंगी, अमेरिका में श्वेत की हो जाएंगी, तुर्की में मुसलमानों की हो जाएंगी, कहीं पे कहीं दूसरे की हो जाएंगी।
तो एक बहुमतवाद, जो लोकतंत्र बहुमत का फैसला वो करता है, उसकी जगह एक स्थायी बहुसंख्या, जो स्थायी बहुसंख्या तय करेगी और उस स्थायी बहुसंख्या को फिर एक पॉपुलिज्म के जरिए बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसमें देखिए, एक आर्थिक प्रश्न है कि असमानता बढ़ रही है, धन हो रहा है श्रमिकों की। अब सवाल उठता है कि ये क्यों हो रहा है? लेकिन अब इस आर्थिक असंतोष को सांस्कृतिक असंतोष में अगर बदल दिया जाए कि तुम्हारी नौकरी इसलिए गई क्योंकि कोई दूसरा ने ले लिया, या तुमको नौकरी इसलिए नहीं मिल पा रही है कि फलाने को मिल रही है। अब वो दोनों अभी जो हो रहा है आरक्षण के सवाल पर, कि वो दोनों ही आमने सामने हो जाएंगे और वो ये सवाल नहीं करेंगे कि नौकरी कहां है ना, मिल जो रही है वो नौकरी कितनी मिल रही है। तो या तुम्हारी जो भी तमाम समस्याएं हैं उसका कारण वो दूसरा समाज है, और वो जो एक दूसरे कल्पित दूसरा समुदाय है, उसकी एक काल्पनिक किस्म की जो तमाम की ये ऐसा करता है वो ऐसा करता है, और एक सांस्कृतिक विरोध। तो यहां पर जो है वो एक पॉपुलिज्म जिसको कहते हैं, और पॉपुलिज्म जब आता है तो वहां पर सारे दुनिया में जिसको कहते हैं ना कि मजबूत नेता, हम लोग सोचते हैं कि हमारे यहां पर है 56 इंच है, 58 इंच और 60 इंच और 65 इंच भी है दुनिया में। अब ट्रंप का कितना इंच का सीना है मालूम नहीं। तो ये जो मजबूत नेता है, और हर जगह मजबूत नेता, अभी हंगरी में ओरबान जो है उसका हुआ, हर जगह मजबूत नेता ये कह रहा है क्योंकि जनता परेशान है। और हाँ, नेतन्याहू भी उसमें से एक वो है, बहुत सारे लोग हैं। तो जनता परेशान है कि कोई भी पार्टी आती है लेकिन सिस्टम बहुत ज्यादा बदलता नहीं है, एक्चुअल सत्ता पूंजीपति या जो समाज के जो बहुत धनिक लोग हैं उनके हाथ में ही रहती है, उसका असंतोष है। तो एक मजबूत नेता आकर ये कहता है कि मैं सबको ढिसम ढिसम कर दूंगा, मैं सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। और ये बहुत रोचक बात है कि जब पहली बार हर जगह ये मजबूत नेता आता है तो वो आर्थिक कारणों, आर्थिक असंतोष को भी वो संबोधित करता है, और बाद में धीरे से वो उसका बहुसंख्यकवादी जो सांस्कृतिक रूप है, और ये जो निराशा की स्थिति है। इसलिए अगर आज के हम जैन जी आंदोलन को भी अगर हम समझना चाहें तो बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि राजनीतिक, लेकिन इस तंत्र में, और सिर्फ भारत में नहीं सारी दुनिया भर में, ये क्योंकि लोकतांत्रिक राजनीति का सिस्टम जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो लोग कुछ समय बाद कहते हैं कि ये सारे नेता जो हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां, और इसमें जो अपने आप को जनपक्षीय पार्टियां आती हैं वो भी उस निशाने पे आती हैं कि ये सब खराब है। और अगर कोई एक व्यक्ति आकर, जैसे तमिलनाडु में हुआ, कहता है कि मैं इनमें से नहीं हूं, या कोई एक केजरीवाल आके कहता है कि मैं इनमें से नहीं हूं, मैं नया हूं, तो वो उसको भी एक मौका दे देते हैं, या एक गैर राजनीतिक जो लामबंदी है उसकी तरफ बहुत तेजी के साथ में। लेकिन उसके पीछे जो है ये जन असंतोष है। तो एक मसीहा आकर एक वो ध्रुवीकरण करता है, हम और वे का ध्रुवीकरण करता है, फिर वो डर का इस्तेमाल करता है, वो नफरत का इस्तेमाल करता है, वो जुगुप्सा का इस्तेमाल करता है। जुगुप्सा का इस्तेमाल जैसे कि कुछ नहीं तो वेज, शाकाहारी और मांसाहारी हिंदुओं में भी आजू बाजू में है, लंबे समय से थे, लेकिन आज उसको लेके एक जुगुप्सा है ना बहुत लोगों में कि यार किसी तरीके से ये जो है मेरे सामने न दिखे, है ना, यहां इनको देखना भी मेरे लिए विचलित करने वाला। और वो जो घृणा है, घृणा जो है, देखिए पसंद और नापसंद तो हो सकती है, सहमति और असहमति तो हो सकती है, वो तो लोकतंत्र का हिस्सा है, और गहरी असहमति भी हो सकती है ना, नाराजगी भी हो सकती है कि ठीक है मैं भाई बात नहीं करूंगा, समुदायों के बीच में भी कुछ समय की नाराजगी हो सकती है। लेकिन घृणा जब आती है, नफरत आती है, तो वो एक स्थायी, वो नफरत ये कहती है कि संवाद हो ही नहीं सकता, अब या तो ये रहेगा या मैं रहूंगा। और जब वो समुदायों के बीच में इस स्तर पर वो नफरत अगर चली जाती है
तो जो है वो फिर वो एक बहुत आसानी से लोग जो हैं उसी जो तंत्र है पूंजीवादी तंत्र, उसके मोहरा बन जाते हैं। परसाई जी का मैंने आवारा भीड़ के खतरे की बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये भीड़ किसी भी दिन किसी भी लोकतांत्रिक संस्था को कुचल सकती है। और जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि नागरिक से उपभोक्ता और लाभार्थी, और एक दूसरा जाता है नागरिक जो जनता है, जनता की जो कैटेगरी है वो जो भीड़ की कैटेगरी में बदल जाती है। तो भीड़ की कैटेगरी में ये जो नफरत है ये सामने आती है। और हम लोग बहुत आसानी के साथ में देख सकते हैं, अगर हम भारत के पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश और श्रीलंका, इन 4 राज्यों की बात करें तो 2 बातें बहुत ज्यादा स्पष्ट हैं। दुनिया में कोई भी लोकतंत्र सेकुलर वाद के बिना टिक नहीं सकता। और सेकुलर वाद का मतलब नास्तिकता नहीं होता है। सेकुलर वाद का मतलब होता है हर किसी को अपनी पद्धति से पूजा करने की और अपने धर्म को रखने का अधिकार। सेकुलरवाद धर्म को रखने का अबाधित अधिकार देता है। और जब सेकुलरवाद खत्म हो जाता है तो बहुत सारे लोगों का धर्म का अधिकार खत्म हो जाता है। सिर्फ एक बहुसंख्या के धर्म का अधिकार बचता है, और उस बहुसंख्या के धर्म के अधिकार पे भी कोई कब्जा जमाना चाहता है, क्योंकि बहुसंख्या का जो धर्म होता है उसमें भी बहुत सारे पंथ होते हैं, बहुत सारे सेक्ट होते हैं। तो पहली बात तो यह है कि ये जैसे ही सेकुलरवाद कहीं खत्म हुआ, आप बांग्लादेश में देखिए, मुजीबर रहमान गए, कट्टरपंथी आए, सबसे पहले उन्होंने सेकुलरवाद को हटाया। फिर शेख हसीना वापस आई, फिर कोर्ट ने जीता, सेकुलरवाद फिर संविधान में आया, है ना। उसके बाद बांग्लादेश ने बहुत सारे जो इंडेक्स हैं जिसमें पर कैपिटा इनकम का भी शामिल है, प्रति व्यक्ति आय का भी शामिल है, वो भारत की बराबरी कर ली उन 10-15 सालों में। लेकिन उसके बाद में फिर बहुत सारी चीजें हैं, उसके बाद में बांग्लादेश में फिर सेकुलरवाद कमजोर होता है और फिर लोकतंत्र कमजोर होता है। दूसरी बात यह है कि अगर अल्पसंख्यकों का अधिकार नहीं है तो बहुसंख्यकों का अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी तानाशाह जो होता है वो अल्पसंख्यकों पे अधिकार, मतलब वो बताता है कि मैं निशाना इधर लगा रहा हूं, लेकिन निशाना उसका बहुसंख्यक होते हैं, क्योंकि उसको तानाशाही कायम करनी होती है। जनरल जियाउल हक का निशाना, या जितने भी पाकिस्तान में तानाशाह आए, उनका निशाना वहां के हिंदू, ईसाई और सिख नहीं थे। उनका असली निशाना वहां के मुसलमान थे, जो मुसलमानों को बहुत दिनों बाद समझ में आया कि अरे उधर भी तो उधर थी लेकिन चल तो इधर गई, लोकतंत्र पे चल गई। वही बांग्लादेश में हुआ, वही हमारे यहां पे होता है। हर अल्पसंख्यकों के अधिकार पे हमला दरअसल बहुसंख्यकों के अधिकार पर हमला है, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो बहुलता की जगह मांगता है। कोई ठाकुर लोकतंत्र और ब्राह्मण लोकतंत्र और साहू लोकतंत्र या हिंदू लोकतंत्र और मुस्लिम लोकतंत्र अभी तक दुनिया में हुआ नहीं, होगा नहीं। जहां भी बहुलता, जहां भी नागरिक जो है, क्योंकि नागरिक के जो अधिकार होते हैं वो व्यक्ति के रूप में मिलते हैं, और तो ये जो है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारा डर, घृणा और ये इन उस पर है। तो अब मैं सीधे अंत में आऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि समय हो गया, तो मैं अब 5-10 मिनट में जो है उसको समेटने की कोशिश करता हूं। साहित्य इसमें क्या कर सकता है? देखिए, साहित्य की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि जिसको कथात्मक कल्पनाशीलता कहते हैं। आप किसी भी आपकी पहचान कोई भी हो, आपका समुदाय कोई भी हो, साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो साहित्य में हमारा जो एक सीमित अनुभव है, हमारी जिंदगी का सीमित अनुभव है, हम सिर्फ वही साहित्य नहीं पढ़ते, हम एक ऐसा साहित्य भी पढ़ते हैं। एक शहर का व्यक्ति पढ़ता है जो कभी गांव में नहीं रहा, गांव के बारे में पढ़ता है। एक तथाकथित सवर्ण जो है वो दलित के बारे में पढ़ता है ना। एक भद्र महिला जो है वो वेश्याओं के जीवन में, कि उनको किस तरीके के नारकीय जीवन में डाल दिया गया है, वो उस बारे में पढ़ती है। तो साहित्य क्या करता है? साहित्य करुणा का विस्तार करता है, साहित्य जो हमदर्दी का विस्तार करता है।
हमको ज्यादा वो एक बेहतर मनुष्य बनाता है। सिर्फ साहित्य पढ़ने से हम ये सारी चीजें हासिल करते हैं। और जो नफरत की राजनीति, जो एक टैग कि ये आदमी और उसके उधर ये टैग लगा दो, उस टैग को वो खत्म करता है। साहित्य जो है एक व्यक्ति के रूप में, तो एक जिसको, दूसरी बात यह है कि हमदर्दी का विस्तार जो है, जिसको सहानुभूति की नागरिकता साहित्य बनाता है, वो एक हमारी कल्पनाशीलता को विस्तार देता है कि मैं अगर दूसरे की जगह होता तो क्या होता। दूसरी बात यह है कि नफरत की राजनीति या और भी तरह तरह की राजनीति एक सरल कहानी बनाती है कि ये नायक है और वो खलनायक है। लेकिन साहित्य जो है, अभी आधुनिक और जनतांत्रिक साहित्य की तो बात क्या कह रहे हैं, हमारे महाकाव्यों में भी कोई सरल नायक और खलनायक नहीं है। अगर उसकी विश्लेषण होता है तो मालूम पड़ते हैं कि नहीं, रावण को भी हम उस तरीके से, लोगों के पक्ष और विपक्ष आते हैं, कृष्ण के पक्ष और विपक्ष भी आते हैं। महाभारत ही अपने आप में अगर आप कहीं गए तो उसमें कितनी संश्लिष्टता है, कितनी जटिलता है उसमें, जिसको एक शब्द है एम्बिवेलेंस, यानी आप वो होके रह जाते हैं कि यार इसका पक्ष लूं कि उसका पक्ष लूं, लेकिन परिस्थितियां तो ऐसी थी। तो साहित्य क्या होता है कि साहित्य चूंकि अवधारणाओं के आधार पर ना काम नहीं करता, समाज विज्ञान और दर्शन तो अवधारणाओं के आधार पर काम चला लेता है, और अवधारणाएं उसको बड़ी नीट और क्लीन अवधारणाएं चाहिए, लेकिन साहित्य पूरे जीवन में धंस जाता है। एक व्यक्ति को वो सिर्फ एक व्यक्ति, एक किसी पहचान के या किसी काम के प्रतिनिधि व्यक्ति के रूप में नहीं देख रहा है, वो उसके पूरे संदर्भ को भी बता रहा है, पूरे उसके विस्तार को भी बता रहा है। और जब उसके संदर्भ में बनाने में उसके खलनायक की भी, कि खलनायक ने ऐसा क्यों किया होगा, तो एक हमारी ये जो सरल कहानी है, इस सरल कहानी पे, और अंतिम बात है कि साहित्य जो है वो अपने ऊपर संदेह करना भी सिखाता है। साहित्य, क्योंकि विचारधाराएं जो आती हैं, और ये मैं उस झगड़े में नहीं जाऊंगा, विचारधारा और साहित्य जो है वो उस पर बहुत ज्यादा वो होती है। बस मैं छोटी सी बात कहूंगा कि फ्रेडरिक जेम्सन एक मार्क्सवादी चिंतक है, उन्होंने एक बड़ी रोचक बात कही है। उन्होंने रोचक बात यह कही है कि भाई अगर मान लो मैं साहित्यकार हूं और मैं राजनीतिक कार्यकर्ता भी हूं, बहुत सारे लोग हो ही सकते हैं, तो मैं जब राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, तो मैं विचारधारा को सचेतन रूप से लूंगा, लेकिन जब मैं साहित्य करूंगा तो विचारधारा मेरे अवचेतन के जरिए आएगी। अवचेतन के जरिए इसलिए आएगी क्योंकि मैं साहित्य में ये नहीं कह सकता कि मैं अब भावनाओं से परे हो गया हूं। साहित्य क्यों, कोई भी कलाकार जो है, कोई भी कलाकार नहीं कह सकता। तो जब वो विचारधारात्मक अवचेतन में बन जाती है तो विचारधारा थोड़ी मुलायम हो जाती है, और उसमें यही कारण है कि बहुत सारे एजरा पाउंड जो है फांसीवादी उसमें शामिल हो गई थी, लेकिन एजरा पाउंड की जो आप उसके अगर कहेंगे कि वो फांसीवादी थी, इसीलिए बहुत सारे ऐसे लेखक आपको मिलेंगे जो सांप्रदायिक राजनीति का समर्थन करते हैं, लेकिन उनकी रचनाओं में, क्योंकि जो पात्र है, जो लोग हैं, उनकी भावनाएं हैं, उनके सुख दुख हैं, वो एक जीता जागता असली आदमी है वहां पर, उसमें प्रतिनिधि नहीं है। वहां पे ये भी नहीं है कि ये मजदूर है ना, ये हिंदू है, ये फलाना है, ये निर्धन है, उसमें इस तरह की कैटेगरी नहीं है। वहां पे एक पूरा जीवन अपनी विविधता के साथ में और अपनी भंगुरता के साथ में, अपनी वल्नरेबिलिटी के साथ में, अपनी पूरी असुरक्षा के साथ में वहां पर मौजूद है। और साहित्य एक और काम करता है, वो सिनिसिज्म का प्रतिरोध करता है। और ये एक सिनिसिज्म यानी आप कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बदल सकता। यहां पर अगर हम बात करें तो आखिर क्या कारण है कि व्यंग्यकार तो परसाई जी के पहले भी बहुत थे और बाद में भी बहुत हैं, और वो व्यंग्य को एक कई बार छिछले हास्य के स्तर तक भी ले जाते हैं, लेकिन परसाई की जो व्यंग्य के पीछे की जो करुणा की अंतर्धारा है, मानवीयता की अंतर्धारा है, और उनका जो एक विवेक है, उस विवेक के पायदान पर लोग नहीं, क्योंकि उसके लिए उतनी तैयारी करनी पड़ती है, उतने जीवन के संघर्षों में उतरना पड़ता है, उतना समाज को समझना होता है। तो वहां पर अगर हम देखते हैं कि जो व्यंग्य है
वो विसंगतियों को तो उधेड़ता ही है, लेकिन साथ में वो एक सिनिसिज्म का भी, परछाई का व्यंग कम से कम, बहुत सारा हास्य व्यंग के नाम पर बहुत ही सिनिकल, और उसमें जो परछाई जी ने बाद में जो दो लेख लिखे थे, मैं तो देशबंधु पढ़ता था, छत्तीसगढ़ के दिनेश जी जानते हैं, वो पिथौरा नाम के कस्बे में, तो उनके दो देशबंधु में ही छपे थे। पहला था जो हंसता नहीं है वो वनमानुष होता है, और कुछ ही समय बाद दूसरा लेख आया था कि जो लक्कड़ बग्गे की हंसी मजे हंसे उसको गोली मार दो, ऐसा कुछ शीर्षक था। तो उन्होंने दूसरा कहा था कि जो लक्कड़ बग्गे की हंसी क्या होती है, एक कमजोर पर हंसना, पीड़ित पे हंसना, है ना, लोगों का बिना किसी बात के मखौल बनाना, किसी के मोटेपन पर हंसना, किसी का पैसा दबाकर हंसना। तो उन्होंने कहा था कि ये सब लक्कड़ बग्गे की हंसी है। तो व्यंग जो करुणा के साथ में जो करता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत ही बड़ी ताकत है। और अंत में फिर मैं इस बात का, क्योंकि बोलने के लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं, आपस में गड्ढमड्ढ भी हो जाती हैं, और आप लोगों का मैंने काफ़ी समय भी लिया, लेकिन मैं जो बात ये कहना चाहता था कि आज का समय, ऐसा समय पहले कभी नहीं आया, ऐसा कठिन समय दुनिया में पहले कभी नहीं आया, जब टेक्नोलॉजी इतने बड़े पैमाने पर बढ़ रही हो, जब अमानवीयकरण के इतने बड़े मतलब स्तर हो, जिसमें नौकरशाहीकरण, कॉरपोरेटीकरण तो है ही, टेक्नोलॉजी स्वयं लोगों को अमानवीय कर रही है। जो पहले हम लोग अजनबीपन की बात करते थे कि एक मजदूर मशीन से काम करता है और वो अजनबी हो जाता है क्योंकि उसका हिस्सा कोई दूसरा खा लेता है, आज हर जगह अजनबीपन है। तो ये जो, और वित्तीय अल्पतंत्र की जो शक्तियां हैं, जो कॉरपोरेट जो शक्तियां हैं, और वित्तीय अल्पतंत्र में वित्तीय जो ओलिगार्क्स हैं, जिसमें हमें भ्रम नहीं होना चाहिए, पुतिन भी एक ओलिगार्क है। हो सकता है कि कभी आप ये कहो कि अभी तो मेरे हिस्से का ओलिगार्क है, वो दूसरे हिस्से का ओलिगार्क है, लेकिन ये जो ओलिगार्क्स जो हैं, ये इनकी जो लड़ाई में जिस तरीके से नई टेक्नोलॉजी के द्वारा, और एक नई चीज आ गई है कि लोक लुभावनवाद ये है कि संस्थाएं काम नहीं कर रही हैं, मैं असंतुष्ट हूं, एक नेता आके बोल रहा है सारी संस्थाओं को गोली मारो, मैं तुमको सॉल्व करूंगा, जनता उसके पीछे जाती है, फिर उस जनता को एक भावनात्मक बहुसंख्यकवाद के साथ जुड़ी हुई भावनाओं के साथ में उसको प्रशिक्षित किया जाता है। इससे लोकतंत्र को खतरा है। इसलिए हमको, अगर हमने संविधान के जरिए कुछ जन शिक्षण का काम करते हैं, कुछ लोग अंधविश्वास दूर करो विज्ञान के जरिए जन शिक्षण का काम करते हैं, वास्तव में साहित्य और कला को आज हम ये कहेंगे कि अक्सर ये होता है कि भाई साहित्य भी एक श्रेष्ठ साहित्य होता है, वो ऊंचे सिंहासन में बैठ जाता है और लोग नीचे बैठकर देखते हैं कि ये लोग आ नहीं रहे हमारे पास, हमको समझ नहीं रहे हैं। लेकिन क्योंकि उनके पास वो भाषा नहीं है, वो आधुनिकता नहीं है, वो तहजीब नहीं है। लेकिन जैसा कि 1900 शायद आज़ादी के पहले 1950 तक, है ना, जो बलराज साहनी ने और जो हबीब तनवीर उसमें शामिल थे, इब्टा का वो जो दौर था, और उसमें लेखक शामिल थे, और उसमें शैलेंद्र शामिल थे, उसमें साहिर लुधियान भी शामिल थे, उसमें पूरा बम्बई सिनेमा शामिल था, कैफी आजमी शामिल थे। वो जो एक जन शिक्षण का जो कार्यक्रम था कि एक पॉपुलर मीडियम पे भी जाकर, और ये 5 लोगों की गोष्ठी में कोई छठवा भी आ जाएगा तो हम ताली बजाएंगे, उसकी जगह स्कूलों में, कॉलेज में जाके जैसे संविधान का जन शिक्षण हो रहा है, उसी तरीके से साहित्य के जरिए भी आज, जिसको सेंटिमेंटल एजुकेशन कहा जा सकता है, जनता की भावनात्मक शिक्षा का सबसे बड़ा जो आधार है वो साहित्य है। तो इतनी ही बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अगर कोई सवाल होंगे तो मैं जरूर दूंगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बोल दिया। वक्तव्य कि 2 विशेषताएं हो सकती है, एक तो ये कि वो उठने वाले सारे सवालों को का जवाब देते, या दूसरा अच्छा वक्तव्य वो हो सकता है जो अपने आप में बहुत सारे सवाल होते हैं। मुझे लगता है ये वाला वक्तव्य जो है वो अपने आप में बहुत सारे
वितान को समेटता है और इसलिए कई नए सवाल पैदा करता है, और मुझे लगता है यही इसकी खूबसूरती है। जैसे आप कह रहे थे और मुझे याद आ रहा था कि लोकतंत्र ने हमारे ये पूरी दुनिया ने एक महत्वपूर्ण काम ये किया कि उसने प्रजा को नागरिक बनाया, और फिर वो नागरिक मतदाता में बदल जाता है, क्योंकि पॉलिटिक्स उसको मतदाता की तरह देखती है, मार्केट उसको ग्राहक की तरह देखता है, और फिर एक बार ये दोनों मिलकर के उसे हितग्राही में बदल देते, बेनिफिशियरी में बदल देते, और इस तरह से वो सर्कल या साइकिल पूरा होने की तरफ जाता है कि एक बार फिर से उसके प्रजा होने के खतरे सामने आने लगे। और आपने बिल्कुल ठीक शब्द कहा कि ये नए तरह का कुलीन तंत्र है, जो वित्तीय कुलीन तंत्र है वो दरअसल एक नए तरह के साम्राज्यवाद की वापसी है, और इसलिए नागरिक का प्रजा में बदलना आज एक बहुत स्पष्ट खतरा हमारे सामने है, जिसको हमने वर्षों के संघर्ष से हासिल किया था, प्रजा से नागरिक में बदलने का। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही। दूसरा जो महत्वपूर्ण एक तरह से समय के विरोधाभास को प्रकटते वो है लोकतंत्र और बहुशंख के बाद में फर्क करना। हम लोकतंत्र की जब बात करते हैं तो हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि बहुसंख्यकों का राज हो, हम कुछ और कह रहे हैं। लोकतंत्र से हमारा मामला जो है वो सिर्फ गिनती से नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए जो जिस खतरे की तरफ आप इशारा कर रहे थे कि एक समय तक ऊंची बात को नेशन स्टेट की जरूरत थी, उसने नेशन स्टेट तैयार की, पूरी दुनिया में उसके साथ ही लगभग इसकी प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन नवोदारवाद आने के बाद और खासतौर से 90 के बाद उसकी जरूरत घटने लगी। और जब उसने नारा लगाया दुनिया की आर्थिक सीमाओं को तोड़ दो, भूमंडलीकरण करो, तो वो नेशन स्टेट को चैलेंज करता है। और आज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिसने इस सीमाओं को तोड़ देने और दुनिया भर में आर्थिक प्रगति को एक साथ बढ़ने दो का नारा लगाया, ग्लोबलाइजेशन ने, अमेरिका ने ग्लोबलाइजेशन का नारा लगाया, आज उसी का राष्ट्रपति कहता है हम नहीं होने देंगे ग्लोबलाइजेशन, हम रोकेंगे श्रमिकों के लेबर के प्रवाह को रोकेंगे और कैपिटल के प्रवाह को। तो ये दुनिया के बहुत सारे विरोधाभास जो हमारे सामने आज आपका वक्तव्य उन सब पे बहुत रोशनी डालता है। मैं साथियों के लिए ओपन करता हूँ, जो साथी अगर कोई साथी इस पर कुछ पूछना चाहते, कुछ संवाद करना चाहते, उसके बाद अध्यक्ष भाषण।